नमस्ते। अगर MIC3 यानी आधुनिक हिंदी कविता के पेपर की तैयारी चल रही है, तो आज हम यही समझेंगे कि इस विषय में शानदार नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है, क्या 70 में से 60 से ज्यादा नंबर लाना सच में मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। बस जरूरत है एक स्मार्ट सी रणनीति की। अपनी तैयारी को एकदम आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम लक्ष्य और एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, फिर सिलेबस की आत्मा को जानेंगे, मतलब उसका निचोड़। उसके बाद एक ऐसी स्टडी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो कभी फेल नहीं होती, और आखिर में शानदार जवाब लिखने की कला सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को जीतने का पहला कदम ही होता है उसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लेना। यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है नंबरों का बंटवारा। जरा देखिए, 20 नंबर हैं ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए, 20 नंबर हैं छोटे जवाबों के लिए, और सबसे ज्यादा पूरे 30 नंबर लंबे जवाबों के लिए हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमें लंबे जवाबों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो स्कोर को सबसे ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा। चलिए अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। इसे एक बोझ की तरह बिल्कुल मत देखें, बल्कि एक नक्शे की तरह देखें जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। हम हर यूनिट के जो मेन आइडिया हैं बस उसे समझेंगे। तो शुरुआत होती है आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इनकी कविताओं में आप जानते हैं उस दौर के भारत की एक तस्वीर दिखती है, जहां एक तरफ समाज सुधार की बात हो रही है तो दूसरी तरफ देश प्रेम की भावना भी जाग रही है। इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनकी कविताओं में देशभक्ति तो है ही, लेकिन साथ साथ यशोधरा और साकेत जैसी रचनाओं में नारी के सम्मान और उसकी चेतना की एक बहुत मजबूत आवाज सुनाई देती है। यूनिट 3 हमें छायावाद के सबसे बड़े स्तंभ जयशंकर प्रसाद से मिलवाती है। कामायनी जैसा महाकाव्य, इसके जरिए वे हमें इंसान के मन की गहराइयों, करुणा और आत्मज्ञान के एक अलग ही सफर पर ले जाते हैं। फिर आते हैं महाप्राण, निराला। अच्छा, इनकी कविताएं ना परंपराओं को तोड़ती हैं। वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनका दर्द और जो सच्चाई है वो बहुत ही ताकतवर तरीके से सामने आती है। सुमित्रा नंदन पंत यानी कि प्रकृति के सुकुमार कवि। इनकी कविताओं को पढ़ते हुए सच में ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों और झरनों के बीच आ गए हों। ये प्रकृति में ही सुंदरता और चेतना को खोजते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा की। उनकी कविताओं में विरहा है, यानी बिछड़ने का दर्द, लेकिन वो दर्द अलौकिक प्रेम और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, और यही बात उसे बहुत गहरा बना देती है। और आखिर में सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविताएं तो सचमुच रगों में जोश भर देती हैं। झांसी की रानी जैसी रचनाओं से उन्होंने देश प्रेम और वीरता की भावना को घर घर तक पहुंचाया। ठीक है, सिलेबस तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इसे पढ़ें कैसे। तो चलिए अब जानते हैं तैयारी की एक ऐसी रणनीति के बारे में जो कभी फेल नहीं होगी। अपनी तैयारी को ना 3 आसान स्टेप्स में बांट लेते हैं। पहला, हर कवि का 5-6 खास बातों वाला एक प्रोफाइल बनाइए। दूसरा, हर कविता का लगभग 150 शब्दों में एक सार लिखिए। और तीसरा, हर कविता का जो मुख्य भाव है उसकी शैली और भाषा को समझकर नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए, एक अच्छी तरह से बनाई गई नोटबुक तैयारी को बहुत ही आसान बना सकती है। अपनी नोटबुक को 3 हिस्सों में बांट लें। पहले हिस्से में हर कवि के लिए 1 पेज, दूसरे में हर कविता के विश्लेषण के लिए 2 पेज, और तीसरे हिस्से में जरूरी सवालों के लिए एक अलग सेक्शन। यकीन मानिए, इससे रिवीजन करना बच्चों का खेल हो जाएगा। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि सारी मेहनत का फल तो तभी मिलेगा जब उसे अपनी आंसर शीट पर अच्छे से उतारा जाएगा। एक सामान्य से जवाब और एक टॉप स्कोरिंग जवाब में सबसे बड़ा अंतर होता है उसकी बनावट का। हमेशा अपने लंबे जवाबों को 3 भागों में लिखिए। एक दमदार इंट्रोडक्शन, एक डिटेल्ड मेन बॉडी जहां सारे पॉइंट समझाए गए हों, और आखिर में एक सटीक सा निष्कर्ष। ये तरीका आपके जवाब को एकदम साफ और असरदार बनाता है। मिसाल के तौर पर, अगर छायावाद पर एक छोटा सवाल आता है तो जवाब छोटा और टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये परिभाषा देखिए, ये सीधे मुद्दे पर आती है और सारी खास बातों को शामिल भी कर लेती है। अपने जवाबों में कविताओं की पंक्तियां जरूर डालिए। ये एक जादू की तरह काम करता है।
जैसे झांसी की रानी पर जवाब लिखते समय अगर ये पंक्ति लिखती तो इससे पता चलता है कि विषय की गहरी समझ है और ये आपके जवाब में जान डाल देती है। जब किसी कवि की खासियतों के बारे में पूछा जाए तो जवाब हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए। महादेवी वर्मा के इस उदाहरण को देखिए। ये जानकारी को कितने साफ सुथरे तरीके से दिखाता है और चेक करने वाले के लिए पढ़ना भी आसान बनाता है। तो अब लक्ष्य भी साफ है और उसे पाने का रास्ता भी। एक सही योजना, अच्छे नोट्स और लिखने के शानदार तरीके के साथ 60 से ज्यादा नंबर लाना बिल्कुल मुमकिन है। तो बस अब तैयारी शुरू करने की देर है।